सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन। विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। 6 मार्च को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है और उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक और शानदार सेशन है वो लेके आए हैं। और आज के सेशन में बात करेंगे आपका जो सेकंड जो टॉपिक है ऋण पत्र, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी किस तरीके से कंपनी वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और किस तरीके से उनका शोधन करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए अपने को इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरा जो वीडियो है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि हर पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो पैटर्न वर्तमान में जो निर्धारित किया गया है उसमें अगर अपन बात करें तो आपके 15 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, 7 क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान आएंगे और इसके अलावा 10 क्वेश्चन है वो आपके छोटे यानी वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर 32 नंबर का जो मैटर है वो ऐसे होता है। और उसके बाद आपका जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से आगे की सीरीज में बढ़ता हुआ चलेगा। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे आपका जो कंपनी बुक है उसका एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है आपका ऋण पत्र है ना, उस ऋण पत्र से रिलेटेड अपन बात करेंगे। इसके कौन कौन से जो महत्वपूर्ण MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी अपन बातें करेंगे। तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे द्वारा आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जो सेशन होता है, कोई भी जानकारी है वो आपको तुरंत मिलती रहे। और सबसे पहले आपको सेशन शेयर करना है ताकि, और क्योंकि कॉमर्स 12वीं में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12वीं बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं और उनको इस बात का डाउट है कि अकाउंटेंसी में मेरे कितने नंबर बन सकते हैं। तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो अपने 80 में से 80 नंबर है वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तक हम आपको सारे जो टॉपिक है वो क्लियर करवा देंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको घर बैठे है वो पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि सारे विद्यार्थी है अब आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि स्कूलों से आपकी छुट्टी हो चुकी है, आपकी जो विदाई का कार्यक्रम था, जो आपकी पार्टी वगैरह थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, आगे का जो समय बच गया उसमें आपको बढ़िया पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण MCQ होते हैं उस पर अपन बात करेंगे और फटाफट बात करेंगे, है ना। अगर मेरी स्पीड आपको धीरे लगती है तो आप अपने इस सेशन को 1.5 गुना में 2 गुना में भी सुन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको पूरा देखना है, 2 की स्पीड में भी आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को चेक कर सकते हो। तो देखो MCQ में पहला क्वेश्चन आता है, वे ऋण पत्र जो सुपूर्दगी द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यानी सुपूर्दगी यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ये पेन है, ये मेरे पास है और मैंने इसको दे दिया, यानी इसको मैंने सुपूर्दगी यानी सुपूर्द करने से ही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, पंजीकृत ऋण पत्र नहीं। पंजीकृत वो होते हैं जो कंपनी के जो प्रलेख होते हैं उनमें बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ये किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। प्रथम ऋण पत्र ये वो ऋण पत्र होते हैं जिन्हें द्वितीय ऋण पत्र से पहले राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। वाहक ऋण पत्र, तो ये सही होगा आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। वाहक ऋण पत्र यानी वाहक ऋण पत्र वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास मात्र और मात्र सुपूर्दगी द्वारा ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और शोधनीय ऋण पत्र वो होते हैं जिनका एक निश्चित अवधि के बाद आप उनको समतांशों में या पूर्वाधिकारांशों में परिवर्तित कर सकते हो या उनका शोधन कर सकते हो, है ना। शोधन का मतलब है कि भाई आपने जो राशि दी थी उस राशि को आप ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया, इसका आंसर ये पूछा है वाहक ऋण पत्र इसका आंसर होगा। अब ये नहीं कहता परीक्षा में यही पूछे, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, उसका जवाब अपन इजीली दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्स कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित रोजनामा प्रविष्टि आई है कि बैंक अकाउंट DR 4,75,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 75,000, 12% डिबेंचर 5 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000, है ना।
तो इसमें देखो अपने पास ये देखना है क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, 75,000 है ना। अब इसमें जो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है, 50,000। अब ये क्या पूछा है कि बताइए ऋण पत्रों के निर्गमन पर कितने प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है, कितना प्रतिशत बट्टा होगा, 15, 5, 10 और 20। अब इसमें अपने को इससे देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सेकंड एंट्री है। इससे पहले अपन ने एंट्री क्या की थी, इससे पहले वाली एंट्री क्या होगी कि भाई बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना, ये कितनी है, 475, है ना। अब देखो डिबेंचर कितने के हैं, 5 लाख, है ना, कितने के हैं, 5 लाख, और आपको राशि कितनी प्राप्त हुई है, 475, तो बच गए कितने, 25,000, 25,000। अब देख लो 5 लाख का 25,000 हो तो कितना प्रतिशत होगा, तो अपन निकालेंगे 5 लाख का 5%, तो देख लो कितने आ गए, 25,000, है ना, आगे ना। इसका मतलब है इसमें कितना पूछा आपका, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया गया है, तो 5% है वो बट्टा दिया गया है। ठीक है, आगे की बात क्लियर है ना। तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके आधार पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी अंतर आएगा उसके आधार पर अपन क्या कर कैलकुलेट करेंगे, बट्टे का प्रतिशत ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि अक्स लिमिटेड 28,80,000 रुपए की संपत्तियां खरीदी है, 100 रुपए प्रत्येक के 4% बट्टे पर ऋण पत्रों की खरीद के पूर्ण भुगतान के रूप में निर्गमित किए गए हैं। आपको ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी, 30, 28, 800, 32 और 20। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर अमाउंट कितनी है अपने पास, 28,80,000 बट्टे, अब देखो 4% बट्टा है, तो 100 का 4% माइनस 4 रुपए, तो 28,80,000, 100 में से 4 गए तो 96, अब भाग दे दो, 96 में 288 भाग देंगे तो 3, और ये बिंदु आ गई तो 3, फिर 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपके ऋण पत्र कितने आ गए, 30,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कितने आ गए, 30,000 आ गए। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना, अगर बट्टा दिया हुआ हो तो राशि उसमें से कम कर देंगे, और अगर प्रीमियम दे रखा है तो उसमें से जोड़ देंगे। अगर जैसे मान लो ये 4% प्रीमियम होता तो 100 + 4 यानी 104 का भाग लगता, और बट्टा पे है तो 100 का 4% यानी 4 रुपए, तो 100 में से 4 घटा दिए, 96 बच गए, 96 में का भाग दिया अपन ने 28,80,000 में, तो 30,000 आपके ऋण पत्रों की संख्या आ जाती है। ठीक है, ओके है, आगे देखिए। आगे क्या है, 4 नंबर, परिवर्तनीय ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, है ना। परिवर्तनीय ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, कौन सी कंडीशन होगी, वैसे तो कहा जाता है कि भाई जो परिवर्तनीय ऋण पत्र है उनको आप बट्टे पे निर्गमन कर सकते हो, है ना। आपके जो अंश है उन्हें आप बट्टे पे निर्गमन नहीं कर सकते, उनको दो ही तरीके से आप निर्गमित कर सकते हो, प्रीमियम पे और सममूल्य पे। लेकिन ऋण पत्रों को आप बट्टे पे भी निर्गमन कर सकते हो, प्रीमियम पे भी निर्गमित कर सकते हो, और सममूल्य पे भी निर्गमन कर सकते हो। लेकिन ये कह रहा है कि भाई परिवर्तनीय ऋण पत्रों को कौन सी कंडीशन में बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, वैसे कर सकते हैं लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है उस समय निर्गमित नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्या आता है, उन्हें तत्काल ही परिवर्तित करना हो, उन्हें तत्काल ही परिवर्तित नहीं करना हो, उपरोक्त दोनों और उनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो परिवर्तनीय ऋण पत्र है उन्हें तत्काल किस में परिवर्तित करते हैं, भाई सीधी सी बात है अंशों में परिवर्तित करेंगे, तो अंशों को तो अपन बट्टे पे निर्गमित वैसे ही नहीं कर सकते, तो इसलिए परिवर्तनीय ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं करेंगे। कब, जब उन्हें तत्काल ही परिवर्तित करना होता है। तो ए है वो इसका सही आंसर होगा, उन्हें तत्काल ही परिवर्तित करना होगा, तो वो क्या करेंगे, उनका बट्टे पर निर्गमन है वो नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर क्या कह रहा है कि जब ऋण पत्रों को सममूल्य पर जारी किया जाता है और एक प्रीमियम पर मोचित किया जाता है ना। सममूल्य यानी जारी किस पे करेंगे अपन,
जारी करेंगे सममूल्य पर, जारी होगा सममूल्य पर, और उनका जो शोधन कहें या मोचन कहें वो किस पे होगा, वो होगा आपका प्रीमियम पे, है ना। तो इस प्रकार के निर्गमन पर जो हानि है वो किस खाते के नाम पक्ष में लिखी जाएगी, है ना। लाभ हानि विवरण, ऋण पत्र आवेदन आवंटन, ऋण पत्र निर्गमन हानि, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब सममूल्य पे निर्गमन किया जाता है तो अपनी एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, सममूल्य पे निर्गमन करेंगे तो एंट्री होगी, यहाँ पे अमाउंट तो देने देखिए, सिर्फ एंट्री पूछिए, तो बैंक अकाउंट यार टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना, पहली प्रविष्टि ये हो जाएगी। दूसरी, जब शोधन प्रीमियम पे होगा तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू आपके डिबेंचर, और टू क्योंकि किस पे हो रहा है भाई, शोधन है वो प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम पे मोचन है तो आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब क्योंकि ये क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट कम होगा तो यहां पर आएगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब इसमें पूछा नाम पक्ष में दर्शाएंगे तो नाम पक्ष में ये दर्शाएंगे, ये ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वो दिखाया जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा कि भाई जब सममूल्य पे जारी किया जाता है, शोधन प्रीमियम पे होता है, तो वहां पर जो हानि होगी उसको लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इसलिए सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, सही बात है। बढ़े आगे, आगे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि व्यवसाय को खरीदने के समय जो आपका क्रय प्रतिफल होता है उसमें जो निवल परिसंपत्तियों का जो आधिक्य मूल्य है उसको कहां दिखाया जाएगा, है ना। आधिक्य मूल्य होता है, जैसे अपन बात करें इसकी एंट्री होती है जैसे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, है ना, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, है ना, टू परचेज कंसिडरेशन, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, संपत्तियों का आधिक्य, मान लो ये ज्यादा है, जैसे मान लो यहां पर एग्जांपल दे रखा है, यहां पर जैसे ये 5 लाख है ना, ये आपके 5 लाख है, और ये हो गया आपके, ये तो हो गए 3 लाख, और ये हो गया आपके 50,000, है ना। अब मान लो 3.5 लाख बच गए, तो ये क्या कह रहा है, क्रेडिट क्या होगा, तो यहां पर आएगा आपका कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट ज्यादा है, संपत्तियों ये ज्यादा है, तो क्रेडिट पक्ष में कैपिटल रिजर्व आएगा, और अगर ये ज्यादा होता तो यहां पर गुडविल आता। तो अपने को ध्यान में रखना है कि भाई यहां पर पूछा क्रेडिट किया जाएगा, तो क्रेडिट में आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट है वो इसका सही आंसर होगा। और अगर क्रेडिट ज्यादा होता, यानी आपका ये कहता दायित्वों को आधिक्य होगा, दायित्व ज्यादा होते तो यहां पर गुडविल लिखा जाता, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, संपत्ति ज्यादा है इसलिए आपका कैपिटल रिजर्व होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व है इसका आंसर होगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो 7 नंबर क्या कह रहा है कि स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जो कंपनी, स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जो कंपनी अपने प्रवर्तकों को आवंटित करती है। तो प्रवर्तकों को तो आपको पता है कि भाई जो स्वेट इक्विटियंस होते हैं वो कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी, बौद्धिक संपदा के लिए जारी किए जाते हैं, है ना। अपने निर्देशकों को आवंटित किए जाते हैं, बाजार से खरीदती है और निवेशकों के रूप में अपने पास रखती है, विक्रेता को प्रतिफल के रूप में देती है। तो स्वयं के ऋण पत्र भी होते हैं कौन से, जिन्हें क्या करेगी, बाजार से खरीदेगी और निवेश के रूप में अपने पास है वो रखते हैं, वो होते हैं ओवन डिबेंचर, है ना। ओवन डिबेंचर है वो स्वयं के ऋण पत्र है, उनको बाई बैक भी किया जाता। जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे होते हैं तो वो क्या करती है, जो अंश
या जो ऋण पत्र उन्होंने बाजार में जारी किए गए थे उनको वो स्वयं खरीद लेती है और उसके आधार पर क्या करती है, उसका निवेश करती है। तो स्वयं के ऋण पत्र वो कौन से होंगे, जो बाजार से खरीदे जाएंगे और उसके निवेश के रूप में अपने पास रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है कि स्वयं के ऋण पत्रों को रद्दीकरण है ना, कैंसिलेशन का जो लाभ है ना वो कौन से खाते में स्थानांतरित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने को ध्यान में रखना। कैंसिलेशन पर जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि स्वयं के जो ऋण पत्र है उनको बाजार से कंपनी खरीदती है और फिर उनको रद्द भी करती है, तो उस रद्द को जो लाभ होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि विवरण में, ऋण पत्र शोधन कोष में, पूंजी कोष में, और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना जो कैंसिलेशन का प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल रिजर्व है या कैपिटल फंड में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि स्वयं के ऋण पत्रों को रद्दीकरण के लिए आपको कैपिटल रिजर्व या कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। ठीक है, हो गई क्लियर बात। ज्यादा इसमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे, अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ध्यान में रखने हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, ऋण पत्रधारी होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के ऋणदाता, और इनमें से कोई नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता होते हैं, वो कंपनी को ऋण देते हैं और इन पे एक निश्चित प्रतिशत है, वो ब्याज की दर होती है 5%, 7%, 8%, 10%, जितने प्रतिशत में होंगी उतनी दर से उन्हें ब्याज दिया जाएगा। इसलिए ये कंपनी के ऋणदाता होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं और कंपनी उसके बदले में उन्हें उस लोन के बदले में ब्याज का भुगतान है वो करती है ना। तो इसलिए ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऋण पत्रधारी है तो ऋणदाता यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखें, आगे देखो क्या कह रहा है कि ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, है ना, उन्हें क्या मिलेगा, जो आपके डिबेंचर होल्डर है ना, जो आपके ऋण पत्रधारी है उनको कंपनी से क्या मिलता है, क्या मिलता है बताओ, लाभ मिलता है, लाभांश मिलता है, किराया मिलता है या ब्याज मिलता है ना। तो ऋण पत्रधारियों को हमेशा ध्यान रखना ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि भाई ऋण पत्रधारी है वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं और कंपनी उस ऋण पर उन्हें ब्याज चुकाती है ना। ठीक है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, है ना। इससे पहले भी मैंने आपको जो कंपनी है ना, कंपनी के जो जो मोस्ट एमसीक्यू बनते हैं, रिक्तान बनते हैं, वन लाइनर बनते हैं, वो मैंने 2 सेशन में आपको कंप्लीट करवा दिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि एक बार जरूर देख के जाएं, ताकि आपको परीक्षा के बाद ये पछतावा नहीं हो कि भाई अपन ने ये चीज पढ़ ली होती तो हमारा काम है वो बढ़िया हो जाता, है ना। तो इसलिए जिनने नहीं देखा है उन दोनों के जो क्लासेज है उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में कंपनी के नाम से प्ले लिस्ट भी बना रखी है, वहां जाकर ये दोनों वीडियो आप देखें, दोनों सेशन ज्वाइन करें। ज्यादा लंबा सेशन नहीं है ना, अभी आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, तो अल्प समय में आप इनको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ऋण पत्रधारी क्या प्राप्त करेंगे, ब्याज है वो प्राप्त करेंगे। बढ़े आगे, आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि ऐसे ऋण पत्र जो समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, है ना, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे ये अपने को बताना। तो समता अंशों में जिसे परिवर्तित करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, तो शोधनीय ऋण पत्र, ये तो शोधन होता है, इनका तो एक निश्चित अवधि के बाद, क्योंकि ये 2 तरीके के होते हैं, शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय ऋण पत्र वो होते हैं जिन्हें कंपनी के जो अंशधारी है वो है ऋण पत्रधारी है वो एक निश्चित अवधि के बाद उनका शोधन करवा लेते हैं। यानी शोधन का मतलब है भाई ऋण पत्र वो जमा करवा देते हैं और पैसे प्राप्त कर लेते हैं, और अशोधनीय वो होते हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं किया जा सकता। पंजीकृत कौन से होते हैं, पंजीकृत और वाहक। पंजीकृत वो होते हैं जो कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में उनका उल्लेख होता है और जिस व्यक्ति को जिन ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है वो उसी के नाम से बोलता है। इसमें दूसरा होता है वाहक ऋण पत्र, जिसको अपन एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति के पास सुपुर्दगी मात्र से ही स्थानांतरित कर सकते हैं, वो आपके वाहक ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। अब पूछा परिवर्तनीय, तो ये इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय ऋण पत्र। यानी ऐसे ऋण पत्र, इनमें भी दो भाग होते हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। अगर परिवर्तनीय की बात करें तो ऐसे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, वो आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं। और ऐसे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं। तो अपने को यहां पर कितना पूछा है ना, तो वहां पर आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय ऋण पत्र। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो क्या कह रहा है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि, है ना, क्या होता है? एक तो होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एक होता है आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दो होते हैं, है ना। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह के पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अपलिखित होना, इसको कहां दर्शाए जाएंगे? तो देखो ये दोनों लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों आपकी क्या है? कृत्रिम संपत्ति है। क्या है? कृत्रिम संपत्ति है। अगर अब ये कृत्रिम हो गई, तो अगर ये 12 माह से कम है, क्या है? 12 माह से कम है, तो ये आपकी किस में आएगी? आपकी अदर करंट असेट्स में आएगी। और 12 माह से ज्यादा, 12 माह से ज्यादा है तो आपकी अदर नॉन करंट असेट्स में आएगी, है ना। 12 माह से कम है तो आपकी अदर करंट असेट्स में आ जाएगी, और 12 माह से ज्यादा है तो अदर नॉन करंट असेट्स में आएंगी, दोनों ही। क्योंकि ये कृत्रिम संपत्तियां हैं, इनको एक निश्चित समय के बाद बैलेंस शीट में से अपलिखित करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। क्योंकि वैसे ये संपत्ति नहीं है, कृत्रिम संपत्ति है, क्योंकि इसके सहयोग से कंपनी क्या करती है? लाभ अर्जित करने का प्रयास है वो करती है। तो इसमें पूछा कि 12 माह पश्चात है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कि भाई ये दोनों ही आपके कौन सी होगी? अदर नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में इन्हें शामिल किया जाएगा। किस में करेंगे? अदर नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में इन्हें शामिल करेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये चीज अपने को जानना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रखा है? 13 नंबर कि ऋण पत्रों के समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में यदि प्रविष्टि की जाती है तो किस खाते को नाम करेंगे? क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करते तो ये प्रविष्टि होती है। अब ये कह रहा है किस खाते को नाम किया जाएगा? तो किस खाते को? यानी ऋण खाते को, ऋण पत्र खाते को, ऋण पत्र उचंती खाते को, या बैंक खाते को। तो देखो नाम पूछा है, नाम तो डेबिट होता है, और डेबिट मैंने लिख दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऋण पत्र उचंती खाता या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, दोनों में से जो भी हो वो आप कह सकते हो। हिंदी में आपका ऋण पत्र उचंती खाता हो जाएगा, इंग्लिश में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से इसे अपन प्रविष्टि करते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये अब ये डिबेंचर सस्पेंस है, वो ये आपका जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है ना। और ये डिबेंचर है, ये आपका बैलेंस शीट के
लायबिलिटी साइड, है ना। तो डिबेंचर सस्पेंस है वो असेट साइड में आएगा और डिबेंचर है वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रखा है कि भाई निवेशकों की क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से शून्य ब्याज, है ना, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, यानी शून्य ब्याज 0% इंटरेस्ट होता है ना। उस वो शून्य ब्याज दर वाले किस पे होते हैं, प्रीमियम पे, बट्टे पर, विशिष्ट ब्याज दर पर या सम मूल्य पर। बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा, शून्य ब्याज दर वाले, है ना। तो शून्य ब्याज दर वाले में दो तरीके के होते हैं, एक तो शून्य ब्याज दर वाले और एक विशिष्ट ब्याज दर वाले। विशिष्ट ब्याज दर वाले क्या होते हैं, जिन पे ब्याज की दर है वो विशिष्ट होती है, विशेष होती है, एक अलग तरीके से उन पे ब्याज है वो काउंट किया जाता है। लेकिन जो शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र होते हैं वो बट्टे पे जारी होते हैं, उन पे किसी प्रकार की कोई ब्याज दर है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपकी किताब की से है, मैं कहीं और नहीं कहीं से लेके नहीं आया हूं, है ना। ये नहीं है कि भाई कहीं से लेके, आपके बुक्स की चीज है सारी। अब जिन विद्यार्थियों ने पढ़ लिए उनके डाउट क्लियर है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनकी तो समस्या रहती है। तो ये भी आपके पास मौका है, क्योंकि 6 मार्च को जब आपकी एग्जाम होती है उससे पहले आप इस चीज को एकदम क्लियर कर सकते हो, है ना। क्लियर कर लोगे तो फिर आगे आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, आगे देखें। अब देखो मैंने बताया था कि भाई 7 आपके क्या आते हैं, रिक्त स्थान भी आते हैं। 7 आपके रिक्त स्थान भी आएंगे, तो कुछ रिक्त स्थान मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। निश्चित रूप से हो सकता है कोई आपके एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। देखो पहला क्या है कि ऋण पत्रों में दिया जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभों के प्रति होता है और इसे निश्चित रूप से चुकाना पड़ता है ना। तो ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला जो ब्याज है वो कंपनी के जो लाभ है ना उनके लिए प्रति क्या होता है, प्रभार होता है ना। क्या होता है, लाभों पर प्रभार होता है और उसे निश्चित रूप से चुकाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज प्रभार के रूप में होती है उसे निश्चित रूप से अपने को चुकाना पड़ेगा। तो ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज है, कंपनी के जो लाभ है उन पे प्रभार होगा और उसे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा कोई अतिरिक्त प्रतिभूति क्या कहलाती है ना। कोई प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा कोई अन्य प्रतिभूति है वो क्या कहलाती है ना। तो वो हो गया आपकी सम पार्श्विक प्रतिभूति। क्या होगी, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जानी जाएगी, है ना। किसके रूप में, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जानी जाएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना, प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा कोई अतिरिक्त प्रतिभूति होती है वो आपकी समपार्श्विक प्रतिभूति के नाम से जानी जाती है, कोलेक्टेड सिक्योरिटी के नाम से वो जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर क्या है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है वो हानि होगी। कौन सी हानि, आयगत होगी, पूंजीगत होगी या और कोई सी हानि होगी, है ना। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो बट्टा दिया जाता है वो हानि होती है, और हानि भी आपकी कौन सी होती है, पूंजीगत हानि होती है। कौन सी होती है, पूंजीगत हानि की श्रेणी में आती है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो बट्टा है वो आपकी पूंजीगत हानि की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे 4 नंबर क्या है कि ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाला जो लोन है, जो वित्त है, वो के नाम से जाना जाता है। बताओ किसके नाम से जाना जाता है ना। वैसे तो देखो परीक्षा, जब ये परीक्षा होगी ना आपकी उसमें आपको यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी ये सही है या ये सही है। दोनों में से आपको जो भी उचित लगता है वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं यहां पे इसको लिखूं कि भाई वित्त है के नाम से जाना जाता है, तो एक तो होता है आपका अल्पकालीन
और या दीर्घकालीन, है ना। ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाला वित्त है के नाम से जाना जाता है अल्पकालीन या दीर्घकालीन। परीक्षा में ऐसे आएगा आपके, ऑप्शन होगा अल्पकालीन या दीर्घकालीन। अब इनमें से आपको एक को चुनना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो ऋण पत्रों पर जो वित्त प्राप्त होता है वो अल्पकाल के लिए नहीं होता, वो 1 वर्ष से अधिक 2, 5, 10 वर्ष के लिए होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, दीर्घकालीन। क्या आएगा, दीर्घकालीन। ऋण पत्रों पर जो वित्त प्राप्त होता है वो दीर्घकालीन वित्त की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हो गई बात, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर 5वां पॉइंट क्या है कि अमोचनीय ऋण पत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो जो अमोचनीय ऋण पत्र होते हैं ना, इनको नाम से ही पता चल रहा है अमोचनीय, या इसको कह सकते हैं अशोधनीय। अमोचनीय या अशोधनीय यानी ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं किया जा सकता, वो आपके अमोचनीय या अशोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तो इसलिए जब इनका शोधन ही नहीं होगा तो ये किस में आएंगे, किस श्रेणी में आएंगे, स्थिर कह दो या स्थायी कह दो। किस श्रेणी में आएंगे, स्थिर या स्थायी, है ना। स्थायी के नाम से भी इसको अपने कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर कह दो या स्थायी भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्थिर या स्थायी रहते हैं लंबे समय तक। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। तो देखो, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर भी पहले से फिक्स्ड होती है कि भाई 2% है, 5% है, 10% है। जितनी प्रतिशत पहले से डिसाइड है उसी के अनुसार उस पर ब्याज दिया जाएगा। तो ये आपकी कौन सी होगी, ये भी आपकी स्थिर होगी कि भाई ब्याज की दर क्या होती है, स्थिर होती है, पहले से पूर्व निर्धारित होती है और उसी दर से ब्याज है वो दिया जाता है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता होगा, है ना। जब ऋण पत्रों को अपन क्या करेंगे, प्रीमियम पे निर्गमन करेंगे, है ना, तो वहां पर आपका जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता, सिक्योरिटी प्रीमियम खाता, वो क्या होगा, है ना। तो देखो, निर्गमन कर रहे हैं तो देखो एंट्री होगी पहले तो बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना। एक प्रविष्टि तो ये हो जाएगी। फिर दूसरी प्रविष्टि होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो अब देखो इसमें क्या पूछा है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता क्या होगा। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है वो आपका क्या होगा, क्रेडिट या जमा होगा, है ना। ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो वहां पर आपका प्रतिभूति प्रीमियम खाता क्रेडिट या जमा होगा। ये इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसलिए अपनी यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ओके। आगे देखिए, एक कंपनी के लिए ऋण पत्रों पर चुकाया गया ब्याज लाभों पर, फिर वही बात आ गई, प्रभार के रूप में काम करता है। किसके रूप में, प्रभार। एक कंपनी के लिए ऋण पत्रों पर चुकाया गया ब्याज लाभों पर प्रभार के रूप में काम करता है, प्रभार माना जाता है। ठीक है ना। एक कंपनी के लिए ऋण पत्रों पर चुकाया गया जो ब्याज है वो लाभों पर प्रभार के रूप में काम है वो करता है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कुछ रिक्तस्थान है वो अपन ने हल कर लिए इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। निश्चित रूप से बड़ा चैप्टर है ना, कुल मिला के 12 नंबर के आसपास है वो, इसमें से क्वेश्चन है वो बनने की संभावना है। तो अपने को उस हिसाब से इसको तैयार करना है, बिल्कुल भी आज के सेशन को स्किप नहीं करना है ना। पूरी क्लास आपको देखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है।
और जब ये पॉइंट आप समझ जाओगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया नंबर है वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके है, आगे देखते हैं। अब अपन बात करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि मैं वन लाइनर की बात करूंगा, टू लाइनर, थ्री लाइनर, सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। और देखो ये आपका क्वेश्चन है पहला, क्या है इसमें कि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए गए ऋण पत्रों के संबंध में आपकी प्रविष्टि क्या होगी। तो देखो मैंने ये प्रविष्टि करके आपको डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि करनी मेरे को ही है। अगर मैं ये करूंगा तो अनावश्यक आपका समय लगेगा। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं, कम समय में ज्यादा बात, पॉइंट की बात, काम की बात, है ना। तो देखो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी जर्नल ऑफ जो भी है, और एंट्री होगी आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर, बस इतनी सी इसकी एंट्री होगी। तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में कोई एंट्री होती है तो वो ये होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर। और इसके बारे में भी मैंने बता दिया है कि जो डिबेंचर सस्पेंस है वो आपकी बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको दिखाना है, और डिबेंचर है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको शो करना होता है। कहीं भी अगर पूछ ले कि भाई इसको डिबेंचर सस्पेंस को कहां दिखाएंगे अंतिम खातों में, या डिबेंचर को कहां दिखाएंगे, तो ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है, अब डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम की राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो देखो ऋण पत्रों के निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर से जो प्राप्त प्रीमियम है उसको प्रतिभूति प्रीमियम खाते के क्रेडिट करते हैं, जो अभी मैंने आपको प्रविष्टि करके बताई थी। तो ऋण पत्रों का निर्गमन हो और चाहे सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन हो और चाहे समता अंशों का प्रीमियम पे निर्गमन हो, दोनों स्थिति में आपका प्रीमियम अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और साथ में प्रतिभूति प्रीमियम के यूज ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात? आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर क्या है कि ऋण पत्र क्या है, इसकी विशेषता अपने को लिखनी है ना। ऋण पत्र क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं अपन बात करेंगे। तो देखो ऋण पत्र कंपनी के क्या है, सार्वमुद्रा। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई ऋण पत्र एक सार्वमुद्रा है ना, के अधीन जारी किया गया एक प्रलेख होता है जो कंपनी द्वारा ऋण लेने के प्रमाण के रूप में प्रदान किया जाता है ना, कि भाई आपने उस कंपनी से क्या लिया है, उस कंपनी ने आपसे क्या लिया, ऋण लिया है ना, और उसके बदले में उसने आपको ऋण पत्र है वो जारी किया गया। तो कंपनी द्वारा ऋण लेने का प्रमाण के रूप में वो प्रदान किया जाता है, जिन पर ब्याज की दर वो निश्चित होती है ना। ब्याज वो पहले से निर्धारित होता है कि भाई इतना प्रतिशत वो ब्याज आपको चुकाना होगा। आवश्यकता समाप्ति पर धारक को धनराशि वापस लौटा दी जाती है, और जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, उस राशि को ब्याज सहित उस ऋण पत्र धारक को लौटा देती है, और जो ऋण पत्र उन्होंने जारी किया था वो अपने पास वापस जमा कर लेती है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ऋण पत्र क्या होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1 क्या है कि ऋण पत्र द्वारा जो ऋण है, भाई ऋण पत्र क्या करेगा, तो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण को प्रमाणित करने का एक प्रलेख है, एक डॉक्यूमेंट है, एक सोर्स है ना, ये ध्यान रखना है। तो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण को प्रमाणित कौन करता है, आपका ऋण पत्र प्रमाणित करता है। नंबर 2, प्रत्येक ऋण पत्र का अंकित मूल्य पूर्व निर्धारित होता है। ये नहीं कि भाई इसकी रेट बढ़ जाएगी घट जाएगी, कुछ भी नहीं, उसकी जो अंकित मूल्य है वो पहले से निर्धारित होता है। ठीक है। तीसरा क्या, इन पर कंपनी द्वारा पूर्व घोषित दर से ब्याज दिया जाता है। पूर्व घोषित जो दर है उसके अनुसार ही इन पे क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो पहले से निर्धारित होगी, प्री प्लानिंग होगी, और उसी के अकॉर्डिंग ब्याज दिया जाएगा। अगला क्या कहता है कि ऋण पत्रों का निर्गमन
कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत किया जाता है ना। एक मोहर के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, उस पर सार्वभौम मुद्रा होती है, मोहर होती है, साइन होते हैं, और उसको आधार मान के ही उन ऋण पत्रों का निर्गमन है वो किया जाता है। अगला क्या कहता है कि ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभाव द्वारा भी सुरक्षित होते हैं, है ना। कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको गिरवी रखकर भी क्या किया जाता है, ऋण पत्रों को जारी किया जाता है। भविष्य में अगर कंपनी उस ऋण पत्रों की राशि का भुगतान नहीं कर पाती है तो उस ऋण पत्रधारी उस संपत्ति को बेचकर अपनी राशि है वो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए चल प्रभाव फ्लोटिंग चार्ज के रूप में भी संपत्तियों को गिरवी रखकर भी ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। और क्या है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। तो निश्चित अवधि होगी 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी साल भी होगी उतनी अवधि के पश्चात उन ऋण पत्रों का ब्याज सहित है वो भुगतान है वो कंपनी द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है कि ऋण पत्र धारकों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि आपके जो समतांशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी की जितनी भी जो मीटिंग होती है उनमें भाग लेने का अधिकार होता है और साथ में वोट डालने का अधिकार भी होता है। इसके बारे में जो चर्चा है वो पिछले सेशन में हो गई है। जिन विद्यार्थियों ने वो सेशन नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर ज्वाइन कर ले। फटाफट सेशन है, फटाफट सेशन में ज्यादा मार्क्स है। ठीक है। तो हो गया, वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 7 इसके अपन मान सकते हैं, जो विशेषताएं मान सकते हैं। इन 7 में से आपसे 1 या 2 पूछी जा सकती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ऋण पत्र क्या होते हैं और ऋण पत्रों की विशेषताएं क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी कोई क्योरी हो, है ना, कोई आपके संशय हो, है ना, कोई आपके विचार हो, तो जरूर आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि परीक्षा से समय, क्योंकि परीक्षा के बाद तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो परीक्षा से पहले आपके पास मौका है कि आप कितने नंबर आप गेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो आपके कोई भी सुझाव कोई आपके हैं, है ना, तो उनको फटाफट आप भेजें ताकि उसके अनुसार आपकी तैयारी हो सके। क्या है कि ऋण पत्रों का रजिस्ट्रेशन की दृष्टिकोण से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनको अपन 2 तरीके से मान सकते हैं। एक तो आपके रजिस्टर्ड ऋण पत्र और दूसरे वाहक ऋण पत्र। रजिस्टर्ड क्या होते हैं, इसका दूसरा नाम आपका पंजीकृत होता है ना, पंजीकृत। जिनका पंजीकरण किया गया है वो आपके पंजीकृत में आते हैं। और दूसरे आते हैं वाहक, जिनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, वो आपके वाहक ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2 हो गए आपके, रजिस्टर्ड और वाहक। ठीक है। आगे देखें, आगे देखो 5 नंबर क्या कह रहा है कि ओमी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 20,000 10% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमन किए, जिनका शोधन 5 वर्ष पश्चात 6% प्रीमियम पर किया जाना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में कितनी राशि है वो डेबिट की जाएगी। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट में कितनी राशि है वो डेबिट की जाएगी, ये अपने को बताना है। तो पहले तो देखो निर्गमन किस पे किया गया है, 5% प्रीमियम पर किया गया है। तो देखो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। अब कितने से होगी कि भाई 5% प्रीमियम पे है ना, और 20,000 आपके ऋण पत्र 20,000 10% वाले, तो गुणा कर दो। 20,000 को गुणा करेंगे 100 से, है ना, 20,000 को गुणा करेंगे 100 से, तो कितने होते हैं कि भाई 20,000 को 100 से गुणा तो 20 लाख, और 20 लाख का 5%, है ना, तो 20 लाख का 5% कितना हो गया, 1 लाख और हो गए, है ना। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 21 लाख। ठीक है। अब इनका शोधन आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, है ना।
अब शोधन किस पे है? प्रीमियम पे, निर्गमन प्रीमियम पर ही शोधन किया जा रहा है ना। तो टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर है ना। 10% डिबेंचर कितने हो गए आपके? 10% डिबेंचर, ये तो आपके 21 हो गए और ये भी आपके 21 हो गए। अब ये आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 20 लाख का 5%, तो 20 लाख का 10 होता है 2 लाख, तो 1 लाख हो गया, तो ये 1 लाख हो गया। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 6 लाख है, 6% है ना। तो 20 लाख का 6% है ना। 20 लाख का 6% तो 1 लाख 20,000 ये हो गए। अब देखो ये हो गए टोटल, ये टोटल कितने हो गए? ये 20 ही होंगे। डिबेंचर कितने के हैं? डिबेंचर 20 के, तो ये हो गया आपके 20 1 21 22 लाख 20,000 और ये कितने? 21 लाख। तो ये आ जाएगा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, है ना। कितने का डिफरेंट है? 1,20,000 का। तो यहां पर आपका लॉस कितना हो गया? लॉस कितना हो गया? 1,20,000। अब इसमें यही पूछा है ना कि भाई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में कितनी राशि डेबिट की जाएगी? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 1,20,000 रुपए डेबिट किए जाएंगे। इस प्रविष्टि के आधार पर आप इजीली समझ सकते हो। इस प्रविष्टि के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हो कि भाई कितनी राशि है वो आपकी क्या की जाएगी? डेबिट की जाएगी। ठीक है, समझ गए, है ना। तो ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी और इस प्रविष्टि के अनुसार ही आपका 1,20,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। ओके है, आगे देखिए। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अमोचनीय ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है? अमोचनीय यानी अमोचनीय या अशोधनीय, यानी ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के जीवन काल में मोचन नहीं किया जा सकता, शोधन नहीं किया जा सकता, वो आपके अमोचनीय होते हैं और इन्हें स्थायी ऋण पत्र की कैटेगरी में माना जाता है। तो देखो, अमोचनीय ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्रों के निर्गमन अथवा उधार प्राप्त द्रव्य के परिशोधन के लिए भी वचन नहीं देती है। न तो इन्हें लिक्विड में चेंज किया जा सकता और न ही इनका शोधन किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई वचन है वो कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता है। ये ऋण पत्र कंपनी की समाप्ति पर या एक दीर्घकालीन अवधि की समाप्ति पर ही शोधनीय होते हैं। कब होंगे इनका शोधन? कब होगा? या तो कंपनी समाप्त हो जाएगी या बहुत ही लंबी अवधि के बाद 20 30 40 50 साल बाद है उनका शोधन है, उनकी यानी दीर्घकालीन अवधि की समाप्ति के बाद ही इनका शोधन किया जा सकता है। तो इसलिए ये आपके अमोचनीय या अशोधनीय ऋण पत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखें। आगे 7 नंबर क्या है कि ऋण पत्रों पर ब्याज का आपको नियम बताना है कि भाई ऋण पत्रों पर ब्याज का नियम क्या होता है। तो देखो, पहला नियम क्या है कि ऋण पत्रों के साथ जो दर दी जाती है ये उन पर दिए गए जाने वाले ब्याज को बताती है ना। ऋण पत्रों पर जैसे अपन लिखा 6% ऋण पत्र, तो ये दर क्या है? उस पे ब्याज है ना, उसको बताती है कि भाई उस पे दिया जाने वाला ब्याज है वो क्या होगा। दूसरा, ब्याज की गणना अंकित मूल्य पर करते हैं, है ना। ब्याज की गणना किस पे करेंगे? अंकित मूल्य पर करेंगे। अंकित मूल्य जैसे मान लो 100 रुपए है तो 100 रुपए, 120 है तो 120, 200 है तो 200, अंकित मूल्य होगा ना, उस पे ब्याज की गणना करनी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऋण पत्रों पर ब्याज सामान्यतः अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है। ऋण पत्रों पर जो ब्याज है वो या तो हाफ ईयरली यानी 6 महीने का हो सकता है या एनुअल के आधार पर भी दिया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चौथा, ब्याज का भुगतान धारक
को किया जाता है। ब्याज का भुगतान किसको किया जाएगा? ब्याज का भुगतान है वो उसके धारक को किया जाएगा, जिसके पास वो ऋण पत्र है उसको उसका भुगतान है वो किया जाएगा। तो ब्याज भुगतान के नियम में संबंध में सामान्य नियम है जो आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि वैसे तो आपने पढ़ लिए, फिर भी अगर थोड़ी चीज आप और ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हो तो परीक्षा में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब आप इजीली दे सकते हो। ठीक है, आगे 8 नंबर क्या है कि शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र किस दर पर जारी किए जाते हैं, यानी 0% वाले, है ना। तो देखो ऐसे ऋण पत्रों पर कंपनी कोई ब्याज प्रदान नहीं करती है ना। ऐसे जो ऋण पत्र है उन पे कंपनी है वो किसी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं करती है। ऐसे ऋण पत्र या तो अधिकतम बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं या अंशों में परिवर्तनशील किए जाते हैं, है ना। या तो यह क्या होंगे, अधिकतम उन पे बट्टा दिया जाएगा या उनको अपन क्या करेंगे, अंशों में परिवर्तन कर लेंगे। इन अंशों को कंपनी बाजार दर से कम दर पर निर्गमित करती है। मार्केट में जो रेट होती है उससे भी कम रेट पर इन ऋण पत्रों को जारी किया जाता है। तो इसलिए आपको शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र है उनकी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई इन पे कंपनी कोई ब्याज प्रदान नहीं करती है। इन ऋण पत्रों को या तो अधिकतम बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं या इन्हें अंशों में परिवर्तित कर लिया जाता है ना। इन अंशों को कंपनी बाजार दर से कम दर पर भी निर्गमित करती है, यानी कुल मिलाकर बहुत ही कम रेट पर इनको जारी किया जाता। तो इसलिए इन्हें शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र की कैटेगरी में अपन मानते हैं। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 100 रुपए वाले 12% ऋण पत्रों का निर्गमन 110 रुपए पर किया गया, जिनका शोधन है वो 120 पर किया जाना है। ऋण पत्र निर्गमन की आपको प्रविष्टि देनी है ना। ऋण पत्रों का निर्गमन 110 रुपए पे किया गया है और शोधन होगा आपका कितने पे, 120 रुपए पे, है ना। तो यानी आपके जो ऋण पत्र कितने के हैं, 100 रुपए के हैं, 110 पे आप निर्गमन कर रहे हो। इसका मतलब किस पे कर रहे हो, आप प्रीमियम पे निर्गमन कर रहे हो और प्रीमियम पे ही उनका शोधन कर रहे हो, है ना। अब ये प्रविष्टि तो देखो यहाँ पे कर रखी है ना, कि जनरल हो जाएगी आपकी। अब आप कह दोगे कि ये तो एक प्रविष्टि कैसे, इसकी 2 प्रविष्टि भी होती है, लेकिन एक प्रविष्टि में आप पहले में क्या करते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट करते हो और दूसरे में डेबिट करते हो तो ऑटोमेटिक कट जाती है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले पैसे प्राप्त किए तो बैंक अकाउंट DR कितने, 110, फिर आपके 12% डिबेंचर 100 रुपए, फिर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 10 रुपए, है ना, फिर प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपए। अब देखो ये तो हो गया आपके 110 और ये हो गया आपके 100 और 10 10 120। तो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आ जाएगा, आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा आपका कितना आएगा, 10 रुपए। तो ये 10 रुपए आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा, 10 रुपए। तो ये प्रविष्टि अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रीमियम रिडम्पशन 10 हो जाएगा। ओके, ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन क्या है कि अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों से क्या आशय है। अपरिवर्तनीय, जिसका नाम को देखते ही पता चल रहा है कि भाई ऐसे ऋण पत्र जिन्हें आप परिवर्तित नहीं कर सकते वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों की कैटेगरी में आते हैं। यानी अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों से आशय वे ऋण पत्र हैं जिन्हें अंश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य प्रतिभूति में भी नहीं बदला जा सकता है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र है वो कहलाते हैं। कौन से कहलाएंगे, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र है वो कहलाएंगे। समझ गए मेरी बात। तो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र सिंपल सी परिभाषा है कि भाई ऐसे ऋण पत्र जिन्हें आप अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों की कैटेगरी में शामिल होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये छोटा सा शानदार जानदार सेशन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जिसकी एग्जाम हाल ही मार्च में होनी है, उन विद्यार्थियों के लिए एक संक्षिप्त में
पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालने का प्रयास हुआ नहीं है, एक सेशन और होगा, लेकिन लगभग क्वेश्चनों को अपन ने छूने का प्रयास किया है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए आपको इस सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, समझना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कर दें, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि और भी जो विद्यार्थी 12वीं बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनको बढ़िया अंक मिले, बढ़िया मौका मिले। ये इस आशा और विश्वास के साथ ये सेशन अपन ने तैयार किया है। आपका जो सहयोग है वो लगातार मिलता रहेगा और लगातार आप आज के सेशन को ज्वाइन करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।